Hello, hello students. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you to my YouTube channel Literary Passion. Dear students, as you know, I have been explaining and translating the history of English literature written by W.J. Long. So we are on the 19th page. So here we start. One is tempted to linger over the details of the magnificent ending. Before this, you have been taught about the death of Beowulf, how he had died, and how brave he was. You knew everything about him, and now we are on the point of details and the qualities of Beowulf, which get matched with the king Alfred, and some other important points given in the passage. So please listen to me very carefully. I am going to explain it and translate it. So one is tempted to linger over the details of the magnificent ending. अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि कोई भी इंसान टेम्प्टेड हो जाएगा. टेम्प्टेड मीन्स होता है कि टेम्प्टेड का सही मायने है कि लुभाना, लेकिन आपको लालच लगेगी, यानी कि आपको जानने की एक उत्सुकता पैदा होगी कि वो उन डिटेल्स के बारे में जानने की उत्सुकता होगी जो कि उस बीवुल्फ की मैग्निफिसेंट एंडिंग को लेकर के है. यानी उसकी शानदार एंडिंग कैसे हुई, उसकी डिटेल्स क्या है, उसके बारे में जानने के लिए आप बड़े उतावले और उत्सुक बहुत महसूस करेंगे. द अनसेल्फिश हीरोइज्म ऑफ बीवुल्फ. अनसेल्फिश जिसका कोई अपना स्वार्थ ना हो. क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा कि वो जेट्स का एक सरदार था, लेकिन वो समुद्र को क्रॉस करके आया था. यूरोप में रहने वाले वो सारे लोग, उनको उसने बचाया था. तो अब उसका क्या फ़ायदा था? कोई फ़ायदा नहीं था. सिर्फ उन लोगों की मदद करने के लिए ही आया था. अब तो इसकी जो हीरोइज़म है वो क्या है? अनसेल्फिश है. द ग्रेट प्रोटोटाइप ऑफ किंग अल्फ्रेड. अब कहा गया है कि वो किंग अल्फ्रेड का प्रोटोटाइप था. प्रोटोटाइप मीन्स क्या होता है? प्रतिरूप कह सकते हैं, जस्ट इक्वल टू हिम. ठीक उसकी जो है उसका कॉपी ही था वो, एग्जैक्टली. अब ये किसका? किंग अल्फ्रेड को अल्फ्रेड द ग्रेट कहा जाता है. और ये 9th सेंचुरी में इनका शासन रहा. और ये देखिए, सैक्सन्स दो थे, एक वेस्ट सैक्सन्स और एक एंग्लो सैक्सन्स. तो 871 से लेकर के 886 तक, शायद ये 871 से 886 तक इनका वेस्ट सैक्सन पर शासन रहा, वो उसके किंग रहे. और 886 से लेकर के अंटिल हिज डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई तब तक वो एंग्लो सैक्सन्स के किंग रहे. ठीक है, बहुत ही लिबरल और जेनरस क्वालिटीज़ के थे. द जेनरस ग्रीफ ऑफ हिज पीपल. और अपने लोगों के लिए बड़े ही लिबरल थे, उदार थे, उनके शोक को समझते थे. जेनरस ग्रीफ ऑफ हिज पीपल, इग्नोरिंग गोल्ड एंड ज्यूल्स इन द थॉट ऑफ द ग्रेटर ट्रेजर दे हैड लॉस्ट. यानी कि वो सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते थे और पीपल को जो है ज़्यादा प्राथमिकता देते थे. और उनके लिए वो क्या था? सबसे बड़ा ट्रेजर था, सबसे बड़ा खजाना था, जो कि उन्होंने खो दिया था. द मेमोरियल माउंट ऑन द लो क्लिफ विच वुड कॉज एवरी रिटर्निंग मैरिनर टू स्टीयर स्ट्रेट कोर्स टू हार्बर इन द रिमेम्बरेंस ऑफ हिज डेड हीरो. अब जो बीवुल्फ को दफनाया गया था, तो वो पता है एक माउंड बनाया गया था उस समुद्र के किनारे, पैसेज पर एक माउंड बनाया गया था. माउंड का मतलब टीला बनाया गया था उसकी निचले वाले चट्टान पर, जहाँ जैसे एक बंदरगाह
कह सकते हैं कि जहाँ पे शिप रुकती है उसे बंदरगाह कहते हैं, या फिर डॉकयार्ड या हार्बर कहते हैं। तो जब भी कभी कोई शिप हार्बर करे तो उसका जो डायरेक्शन होगा बाय ऑल ऑड्स डेफिनेटली वो उस माउंट की तरफ होगा, और ऐसा लगेगा जैसे ही वह अपने डेड हीरो को याद कर रहा हो। हर वो शख्स, हर वो मैरिनर मीन्स क्या होता है, नाविक को, सेलर को मैरिनर कहते हैं। तो हर लौटने वाला मैरिनर वह सीधे सीधे हार्बर में जब भी जाएगा तो वो ज़रूर उसको अपने डेड हीरो की याद आएगी। एंड द प्योर पोएट्री विच मार्क्स एवरी नोबल लाइन, और एक शुद्ध बिल्कुल पोएट्री, एक काव्य होगा जो कि उसके हर श्रेष्ठ लाइन, हर अच्छी लाइन को मार्क्स या प्रतिबिंबित करेगा। बट द एपिक इज़ ग्रेट इनफ एंड सिंपल इनफ टू स्पीक फॉर इटसेल्फ, लेकिन जो एपिक होता है वो इतना ज़्यादा ग्रेट होता है अपने आप में, इतना कह सकते हैं इम्पोर्टेंट, क्रूशल होता है, और इतना सिंपल होता है कि वो अपने आप ही अपने डेफिनेशन बताना शुरू कर देता है। यानी कि ये एडवेंचर से भरी हुई वो स्टोरी एपिक फॉर्म में वो खुद ही अपने आप को डिफ़ाइन करना शुरू कर देती है। सर्च द लिटरेचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड यू विल फाइंड नो अदर सच पिक्चर ऑफ अ ब्रेव मैन्स डेथ। आप पूरी दुनिया के जितने भी लिटरेचर्स हैं, साहित्य हैं, उन सब में तलाश कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, आपको कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई देगी जैसा कि इस बहादुर आदमी के मौत की तस्वीर दिखाई गई है। मीन्स पूरी दुनिया के साहित्य को आप खंगालिए तो कहा गया है कि बेवुल्फ की जो स्टोरी है, बेवुल्फ की जो तस्वीर है जो दिखाई देगी आपको, वो दुनिया के किसी भी साहित्य में वो पिक्चर दिखाई नहीं देगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है, कंसर्निंग द हिस्ट्री ऑफ बेवुल्फ अ होल लाइब्रेरी हैज़ बीन रिटन एंड स्कॉलर्स still differ too radically for us to express history and a positive judgment। बेवुल्फ के इतिहास से संबंधित अगर बात करें तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी लिखी जा चुकी है। लाइब्रेरी इज़ द कलेक्शन ऑफ बुक्स, मीन्स बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और स्कॉलर्स जो हैं वो अपने अपने पॉइंट्स को लेकर के डिफ़र करते हैं उनमें, यानी कि डिफरेंसेस पाई जा रही हैं उनके पॉइंट्स को लेकर के, उनके ओपिनियंस को लेकर के। वो क्या है, एक वो जो भी बात अपनी कहते हैं वो उनमें काफ़ी वेरिएंस पाया जा रहा है, और उनका जो अपना पॉजिटिव जजमेंट है जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग वो प्रेजेंट करना चाहते हैं उसमें काफ़ी अंतर है। यानी कि ये कह लें कि बेवुल्फ के बारे में कोई राइटर कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई अपनी पॉजिटिव जो ओपिनियंस हैं कुछ कोई और रख रहा है, कोई कुछ और रख रहा है। सो दिस मच हाउएवर इज़ क्लियर that there existed at the time of the poem was composed various northern legends of Beowulf, a half-divine hero, and the monster Grendel। यह हालांकि एक हद तक तो स्पष्ट या क्लियर हो गया है कि जब पोएम ये कंपोज किया गया था, यानी बेवुल्फ जब पोएम कंपोज किया गया था, जैसा कि मालूम है कि ये पोएम बहुत पुरानी है। हालांकि ओल्डेस्ट पोएम का खिताब विट्सीद को दिया गया है, फिर भी हमारे इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत बेवुल्फ पोएम से होती है। तो ये जब ये पोएम कंपोज किया गया था तब से देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नॉर्दर्न लीजेंड्स रहे हैं बियोवा के। बियोवा क्या है? बियोवा देखिए, जो सेक्शंस थे उनमें एक थॉट डेवलप हुई थी पैगनिज़म की, और पैगनिज़म जो है का जो रिलेशन था वो बार्ली से था। बार्ली का मतलब जौ कह लें या एग्रीकल्चर कह सकते हैं, और पैगनिज़म क्या है? बुत परस्ती।
तो सैक्सन्स का बुत परस्ती से वास्ता था और उनका वास्ता जो था वो बार्ली, जौ, एग्रीकल्चर वगैरह से था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बियोवा जो था वो एक ऐसा उनकी लाइफ का एक पार्ट था जो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। दूसरा बियोवा का मतलब यह है कि जो बिवुल्फ था, बिवुल्फ के पहले आप देखेंगे तो एक साइल्ड नाम का एक छोटा सा बालक जो कि हार्बर समुद्र में सफ़र करता, वो समुद्र के मतलब समुद्र में मतलब एक जहाज़ में, एक बोट में, एक नाव में वह सवार होकर आया था, साइल्ड, जो कि पहला हीरो माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी उसके फादर का नाम शायद सीफेत ऐसा कुछ नाम है, आई एम फॉरगेटिंग। तो साइल्ड जो था वो हीरो था, फर्स्ट हीरो था जहाँ से शुरुआत होती है। तो साइल्ड का एक बेटा बेटा था, उसे बियोवा कहा गया है। तो साइल्ड का एक बेटा था जिसका नाम बिवुल्फ था। इससे पहले इसमें क्लियर कर दिया गया है कि बिवुल्फ इज़ नॉट दैट द पर्सन अबाउट विच द स्टोरी डिस्क्राइब्स। बिवुल्फ वो पर्सन नहीं है जिसके बारे में स्टोरी डिस्क्राइब करती है, यानी कि जो पोएम लिखी गई बिवुल्फ, वो बिवुल्फ नहीं है, उसमें क्लियर कर दिया गया था और मैंने बताया भी था। तो ये बिवुल्फ वो दूसरा बिवुल्फ है, और वो जो बिवुल्फ है वो साइल्ड का बेटा था। और जिस बिवुल्फ की बात इस पूरे पोएम में की गई है वो बिवुल्फ था रोथगर का डिसेंडेंट्स। रोथगर का डिसेंडेंट्स था बिवुल्फ, और ये बियोवा जो था वो साइल्ड का बेटा था। तो बताया गया कि जब ये पोएम कंपोज किया गया था तो बियोवा के लेजेंड्स में ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स थे। उनमें से कहा गया अ हाफ डिवाइन हीरो एंड द मॉन्स्टर ग्रिंडल। तो हाफ डिवाइन हीरो का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा हीरो जिसके अंदर आधी तो दैवीय शक्ति थी। दूसरा बताया गया मॉन्स्टर ग्रिंडल। आपने पढ़ा भी ग्रिंडल की माँ थी कौन? मेयरविफ थी, आपने इससे पहले पढ़ा भी। द लेटर हैज़ बीन इंटरप्रिटेड इन वेरियस वेज। लेटर मीन्स कौन? ग्रिंडल। लेटर ऑफ फार्मर, दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं यहाँ। लेटर रेफर्स टू ग्रिंडल। ग्रिंडल जो था वो उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। समटाइम्स एज अ बेयर, कभी कभी उसे भालू कह दिया गया है। एंड अगेन एज अ मलेरिया ऑफ द मार्शलैंड्स, और कभी कभी तो उसे मार्शलैंड्स का मलेरिया भी कह दिया गया है। मार्शलैंड्स का मतलब होता है दलदली इलाका या एरिया या ज़मीन, उसका मलेरिया भी कह दिया गया है, एक बीमारी कह दी गई है। लेकिन ये जो मार्शलैंड से ये वर्ड क्यों आया, वो एक्चुअली जो प्लेस था ग्रिंडल का, ग्रिंडल की माँ का, मेयरविफ का, वो समुद्र के अंदर वाली सतह में था। ठीक है, तो इसीलिए मार्शलैंड कहा गया है। फॉर दोज इंटरेस्टेड इन सिम्बल्स, द सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज मिथ्स इज टू रिगार्ड बिवुल्फ्स सक्सेसिव फाइट्स with the three dragons as the overcoming first of the overwhelming danger of the sea, which was beaten back by the dikes. देखिए, अब वो लोग जो सिंबल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, द सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज मिथ्स, और इन मिथ्स का जो कह सकते हैं सबसे सरल जो व्याख्या है वो है बिवुल्फ के सक्सेसिव फाइट्स को समझना, उनको रिगार्ड करना, जो कि उन 3 ड्रैगन्स के साथ फाइट हुई थी। या यूँ कह लें कि जो सिंबल से समझना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, तो बिवुल्फ का ड्रैगन के साथ 3 बार लड़ाई हुई थी, फाइटिंग हुई थी। तो इसके मिथ को वो समझ लें, सिंपलेस्ट इंटरप्रिटेशन समझ लें तो उनको क्लियर हो जाएगा। इसमें जो 3 ड्रैगन्स बताया गया है उससे लड़ाई हुई, उससे जीत भी हासिल हुई, लेकिन अंततः जो है बिवुल्फ मारा जाता है। और मैं बता दूं आपको इसको पहले कि जो ड्रैगन था वो उस ड्रैगन ने ड्रैगन आग उगलता था। आग उगलने की वजह से वह आग बिवुल्फ के लंग्स में
चली जाती है और जिसकी वजह से उसका फेफड़ा लंग्स जल जाता है। तो अब उसके साथ 3 सक्सेसिव लड़ाइयाँ होती हैं। अब देखिए इसमें बताया गया है कि फर्स्ट ऑफ द ओवरवेलमिंग डेंजर ऑफ द सी, सबसे पहले ओवरवेलमिंग डेंजर। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है इन अ लार्ज अमाउंट, और ख़तरा ऑफ द सी, उस समुद्र में सबसे पहले वो ख़तरनाक वो ख़तरा जो कि समुद्र में पैदा हुआ, और जब कभी वह डाइक से उसका टकराता था तब एक ख़तरनाक स्थिति पैदा होती थी। डाइक का मतलब क्या होता है? डाइक कह सकते हैं एक मेड़ है, एक रेस्ट्रिक्टेड लाइन है जिससे पानी टकराता है, और जैसे लहरों के जो थपेड़े जिस पे लगते हैं उसे डाइक कहेंगे। तो एक तरह से एक ओवरवेलमिंग डेंजर क्रिएट करता है, तो उसको ओवरकम किया, यानी कि उस पे समुद्र पे जीत हासिल की। दूसरा ये है कि सेकंड द कंकरिंग ऑफ द सी इटसेल्फ, खुद समुद्र को ही जीत लेना। व्हेन लर्न टू सेल अपॉन इट, जब इंसानों ने उस पर चलना सीख लिया, यानी कि उस पर तैरना सीख लिया, तो कह सकते हैं कंकर कर लिया, जीत हासिल कर ली। वैसे तो समुद्र गहरा होता है, अगर कोई तैरना नहीं जानता, उस पर सेल करना नहीं जानता, तो वो अपंग होने के बराबर है। एंड थर्ड द कन्फ्लिक्ट विद द हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर विच आर ओवरकम एट लास्ट बाई मैंस इनडोमिटेबल विल एंड परसेवरेंस। तीसरा तो ये है कि उस नेचर के शत्रुतापूर्ण जो बल फोर्सेस हैं उनके साथ एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाना, यानी कि विवाद पैदा हो जाना, और जो कि उस इंसान के इनडोमिटेबल यानी कि अदम्य साहस, जो विल है उसकी विल पावर है, शक्ति है, और उसकी परसेवरेंस यानी कि दृढ़ता है, इससे वो जीत लेता है। अब यहाँ आ रहा है एक जो वर्ड्स आ रहे हैं, हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर। ये क्या है? मान लेते हैं कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आपको तमाम तरह के रास्तों से गुज़रना पड़ता है। रास्ते में आंधी, तूफ़ान और बारिश होना, बिजली की गड़गड़ाहट आना, ये हैं नेचुरल फोर्सेस जो आपके लिए दुश्मन से बनी हुई हैं। आपको यूँ कह लें कि आपके करियर में, आपके डेस्टिनेशन को पाने में ये बाधक साबित हो रही हैं। तो ऐसे नेचुरल फोर्सेस को हम हॉस्टाइल फोर्सेस ऑफ नेचर कहेंगे या हॉस्टाइल नेचुरल फोर्सेस कहेंगे। इनको भी इसने ओवरकम कर लिया, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अदम्य साहस से जीत लिया। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।